चलो। यह रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है ना 1966। इसमें क्या है बेसिकली सबसे पहले अपन ये चीज को समझ लेना है कि रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का जो मेन यूटिलिटी क्या है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, इसमें क्या होता है कि हम जो रेलवे एम्प्लॉई हैं हमको कैसे इसमें काम करना है, क्या क्या करना उचित है और क्या यानी नहीं, जैसे डूज एंड डोंट्स होता है, यानी ये करने से हम हवाई जहाज में बैठते हैं सपोज, तो ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है। वैसे ही क्या है कि सभी में डूज एंड डोंट्स का रहता है, तो यहाँ पर भी हमको इन नियमों का पालन करना है कि रेलवे सर्वेंट को, और ये काम बिल्कुल उनको नहीं करना है। तो इस प्रकार से अपन रेलवे सर्विस कंडक्टर जानेंगे। इनिशियली सबको एक एक बार ये चीज की जानकारी होनी चाहिए, और इन रूटीन में रेलवे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम ये कंडक्टर नहीं भी जानते तो भी हम फॉलो करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते उसको भी अपन जानेंगे, ठीक है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में टोटल 26 रूल है। सबसे पहले 26 रूल्स हैं इसमें, है ना। रूल नंबर 1 से अगर अपन स्टार्ट करें तो रूल नंबर 1 में जस्ट ये दिया हुआ है कि इस रूल को रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 96 के नाम से 1966 के नाम से जाना जाता है। ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में ये है कि रूल नंबर 2 में ये थोड़ा सा समझना चाहिए हमको कि गवर्नमेंट इन रिलेशन टू, जैसे क्या होता है कि पत्राचार में और बहुत जगह में ना सरकार, गवर्नमेंट मतलब सरकार शब्द से संबोधित किया जाता है, लेकिन अलग अलग जगह में सरकार जो नाम है सरकार, उसका ना डेफिनेशन अलग अलग होता है, उसका जो पद है ना, वो अलग अलग जगह में सरकार। हम यानी आप यदि बोलेंगे कि आपके लिए रेलवे में सरकार कौन है तो आपके लिए वो अलग होगा। यदि रेलवे बोर्ड चेयरमैन है उसके लिए सरकार बोलेंगे तो वो सब दूसरा होगा। यदि डीआरएम साहब हैं उनके लिए सरकार अगर बोला जाता है तो वो किसको सरकार मानेंगे। इस प्रकार से सबका अलग अलग डेफिनेशंस है। इसमें क्या है कि जैसे संपत्तियां, सबसे नंबर 1 देखें कि रेलवे बोर्ड में जो भी राजपत्रित अधिकारी या गेजेटेड ऑफिसर जो काम कर रहे हैं उनके लिए अगर कोई मान लीजिए पत्र आता है कि सरकार का या गवर्नमेंट का ये निर्देश है कि आप ये काम को आगे बढ़ाएं या इस काम को करें, तो हमेशा गेजेटेड ऑफिसर को जो रेलवे बोर्ड में काम कर रहे हैं ना, वो उनके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा सरकार होंगे, ठीक है। वैसे ही जो अन्य राजपत्रित अधिकारी, चाहे वो डीआरएम ऑफिस में काम करते हो या जीएम ऑफिस में काम कर रहे हो या वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या स्टोर्स में हो, कहीं भी हो राजपत्रित अधिकारी, उनके लिए सरकार होगी रेलवे बोर्ड, राइट। उसके बाद में तीसरा है नॉन गेजेटेड स्टाफ इन रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड में जो अराजपत्रित कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड सरकार या गवर्नमेंट होंगे। वैसे ही ए नॉन गेजेटेड स्टाफ ऑफिस डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। नॉन गेजेटेड इन ऑफिस डायरेक्टली अंडर रेलवे बोर्ड, ये है आपका एचओडीज जो है, ठीक है, उनके एचओडी होंगे। और नॉन गेजेटेड स्टाफ इन जोनल रेलवेज, जोनल रेलवेज में आप उसके अंदर में आने वाले डिवीजन को भी आप मान सकते हैं। तो नॉन गेजेटेड स्टाफ इन जोनल रेलवेज जो है उसके लिए सभी के लिए जीएम होंगे। यानी ये समझ लीजिए डिवीजन और जोन में जितने भी अराजपत्रित या नॉन गेजेटेड काम कर रहे हैं वो सबके लिए सरकार होंगे जीएम। और एक चीज मैं आप लोग से पूछ रहा हूं कि जो डिवीजन और जोन में राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए कौन होगी सरकार? डिवीजन और जोन में प्रेसिडेंट नहीं, ध्यान से देखिए आप लोग, सेकंड नंबर में लिखा है अदर गेजेटेड ऑफिसर्स। प्रेसिडेंट किसके लिए जो रेलवे बोर्ड में राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए प्रेसिडेंट है, लेकिन अदर गेजेटेड ऑफिसर रेलवे बोर्ड के अलावा बाकी जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो ये सरकार की भूमिका है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में रेलवे सर्वेंट मींस द रेलवे सर्वेंट इज डिफाइंड इन द रेलवे
इंडियन रेलवे स्टैब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 एंड रेलवे सर्वेंट का डेफिनेशन या मीनिंग, रेलवे सर्वेंट कौन है उसकी जो मीनिंग IREC में दिया हुआ है डेफिनेशन के हिसाब से, उसमें रेलवे सर्वेंट का डेफिनेशन दिया है। यानी इसमें क्या क्या का डेफिनेशन दिया है, अगर रूल नंबर 2 बोले तो नंबर 1 गवर्नमेंट की डेफिनेशन, दूसरा रेलवे सर्वेंट की डेफिनेशन, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे कि रेलवे सर्वेंट का मतलब है अ पर्सन हु इज मेंबर ऑफ सर्विस और होल्ड अ पोस्ट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड, जो रेलवे बोर्ड के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड अ पर्सन हु इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, फाइनेंशियल कमिश्नर FC मतलब, और अ मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड, पर्सन लेंट फ्रॉम अ सर्विस और पोस्ट व्हिच इज नॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रेलवे बोर्ड टू अ सर्विस एंड पोस्ट व्हिच इज अंडर सच एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डू नॉट कम विद द स्कोप ऑफ डेफिनेशन दैट टर्म एक्सक्लूड कैजुअल लेबर। यानी कहीं बाहर से हमने किसी अगर आदमी को लोन पे लिया हुआ है काम करने के लिए तो वो रेलवे एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, साथ में कैजुअल लेबर को भी हम रेलवे एम्प्लॉय, यानी इसमें कैजुअल लेबर को हम इसमें से एक्सक्लूड रखा गया है इसको। इसके अलावा इसमें फैमिली मेंबर का भी डेफिनेशन जो है वो इसमें शामिल है, ठीक है। फैमिली मेंबर में हम जो पास रूल के हिसाब से मानते हैं पत्नी, बच्चा, या लड़का या लड़की है, जो हमारे डिपेंडेंस, वो जो फैमिली मेंबर्स में लेते हैं ब्लड रिलेशंस को, उसका भी इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद है रूल नंबर 3। वास्तव में रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नंबर 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। रूल नंबर 3, इसमें ये जो 3 रूल है, अगर आप लोगों ने SF5 SF11 चार्जशीट देखा होगा तो इसमें ये 1 या 2 या 3 आपको उसमें ये जिक्र जरूर ही इसका मिलता है, ठीक है। और यही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, रेलवे जब थ्योरी एग्जाम होते थे ना तो रूल नंबर 3 का 1 का 2 क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं मान लीजिए अगर अपन ले लें तो 1 भी दे देगा, 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, एक ऑल्टरनेटिव से दे देगा, या इनमें से कोई नहीं दे देगा, ठीक है। या फिर डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग अ रेलवे सर्वेंट है, उसमें डू नथिंग हटा देगा, विच इज अनबिकमिंग अ रेलवे सर्वेंट ऐसा करके चौथा डाल देंगे। और इसमें से आपको बताना पड़ेगा कि रूल नंबर 3 के 1 का 2 क्या है। तो आपके लिए रूल नंबर 3 के 1 का 2 आंसर है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, ठीक है। तो ये ऐसा ऑब्जेक्टिव, इससे 100% एग्जाम में, यानी 10 एग्जाम होंगे तो कम से कम 7 एग्जाम में ये एक प्रश्न इस में जितना दिया हुआ इससे संबंधित पूछा ही जाएगा। जो भी चार्जशीट मिलती है, जो भी पनिशमेंट मिलता है, उसमें इसका जिक्र जरूर होता है। कैसे होता है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए इसमें सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 3 में 1, एवरी सर्वेंट शेल एट ऑल टाइम, सभी रेलवे एम्प्लॉय को हमेशा कैसा होना चाहिए। नंबर 1 है मेंटेन एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी, इससे सीधा मतलब समझिए आदमी को अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठ रहना है और ईमानदार रहना है। अगर किसी भी प्रकार की ईमानदारी ब्रीच होती है या किसी प्रकार का ईमानदारी नहीं रखा जाता है तो उस स्थिति में जब उसको चार्जशीट दिया जाता है तो उसको ये लिखा जाता है कि आपने रूल नंबर 3 के रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के रूल नंबर 3 के 1 का 1 को वायलेट किया है, इसके कारण आपको चार्जशीट SF5 SF11 जो भी हो दिया जाता है। रूल नंबर 3 के 1 का 2 ये बोलता है मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, इसका कहना यह है कि हमको कर्तव्य परायण रहना है, मतलब हमको काम के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हम अपने काम को, जो भी काम दी गई है उसको हम पूर्ण जिम्मेदारी से करेंगे। अगर किसी से किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है या किसी प्रकार का ऐसा होता है जिससे ये पता चलता है कि ये अपना कर्तव्य ढंग से नहीं किया, सही ढंग से उसने नहीं किया, उस स्थिति में उसको बोला जाता है कि आपने रूल नंबर 3 के 1 का 2 को वायलेट किया है, इस कारण आपको चार्जशीट दिया जा रहा है। वहीं पे रूल नंबर 3 के 1 का 3 ये है डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ रेलवे सर्वेंट, यानी हम ऐसे रेलवे एम्प्लॉय को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो एक रेल कर्मी के लिए अशोभनीय हो। अशोभनीय मतलब इसमें ये इसका दायरा बहुत बड़ा है, यानी ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं जो रेलवे कर्मी के लिए अशोभनीय हो। हमको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में ऐसे उन चीजों को से परहेज करना चाहिए, उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो यानी एक अशोभनीय लगे, खराब लगे। अब इसका बहुत मीनिंग हो सकता है, झगड़ा नहीं करना है या अपने काम को जो है वो पूरे डेडिकेशन के साथ करना है, ऑफिसर लोगों से ये नहीं करना, पास का मिसयूज नहीं करना है,
है ना? तो ठीक है, किसी अपने काम को निकालने के लिए पैसा नहीं देना है, या किसी से कुछ काम करने के बदले में पैसा नहीं लेना है, ऐसे बहुत सारी चीजें इसके साथ शामिल हो सकती हैं, है ना? तो उसको इन समरी लिखा हुआ है रूल नंबर 3 के 1 का वो 3 में, कि हमको ऐसा कोई भी काम रेलवे कर्मचारी को नहीं करना है जो रेल कर्मी के लिए अशोभनीय हो, ठीक है? उसके बाद में रूल नंबर 3 के बाद में रूल नंबर 4 है ना, रूल नंबर 3 के 1 का 3 के बाद में 4 ये कहता है कि कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मतलब संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्ध रहेगा। वहीं 5 नंबर ये कहता है कि डिफेंड एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, मतलब है भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्र सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता एवं नैतिकता की रक्षा करेगा और उसकी मर्यादा बना के रखेगा, ठीक है? वहीं पर 6वां नंबर कहता है मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी, मतलब है उच्च नैतिक मानकों तथा ईमानदारी को बनाए रखेगा। इससे मतलब ये है, अगर 6वां को हम समझना चाहें कि नैतिक स्तर को बनाए रखेगा और ईमानदारी रखेगा, मतलब ये है कि मेरे को यदि कोई काम दिया जा रहा है, ठीक है, तो मैं उसको, ये मुझे तारीफ करेगा या इसके लिए मेरे को अवार्ड दिया जाएगा, इसके लिए ही करना है वो जरूरी नहीं है, किसी को दिखाने के लिए मेरे को करना है ये जरूरी नहीं है, मेरे को उस काम को इसलिए करना है कि ये सही है। जैसे आप सिंपल में सोचिए कि आप कैंटीन में ही बैठे हुए हैं, आप रेलवे का एक कैंटीन में ही बैठे हुए हैं, आपने नाश्ता किया, बकायदा आप उस प्लेट को डस्टबिन में डालना है सपोज, लेकिन आप वही डस्टबिन वही नीचे डाल देते हैं या डिस्पोजल गिलास को यूं ही फेंक के आप वहां गंदा कर देते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड, आपको वहां पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई वहां देखने वाला नहीं, आप अकेले हैं, फिर भी आपको एक एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि आपका ये हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम वहां पे ईमानदारी रखें और जो उचित है उस काम को करें। जैसे मैं क्लरिकल से बिलोंग करता हूं, अब मान लीजिए मेरे पास में पेपर का पूरा रिम रखा हुआ है, अब यार उसमें से मैं एक रिम 2 रिम इशू करा लिया, एक रिम मैं अपने घर लेके चला गया व्हाइट पेपर का, अपने घर में मैं अपने रफ यूज करूंगा या मेरा बच्चा उसको यूज करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये इथिकल स्टैंडर्ड, नैतिकता के दायरे में ये चीजें नहीं आती है। यानी मुझे 10 लोग देख रहे हैं या कोई नहीं देख रहा है, दोनों परिस्थिति से मेरे को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, मुझे नैतिकता मेंटेन करनी, ईमानदारी मेंटेन करनी है, हाई एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जिसमें कोई देखे या ना देखे। जैसे एक सिंपल भाषा बोला जाता है ना, यार कोई नहीं देख रहा है, अंतरात्मा तो मेरी देख रही है, भगवान तो देख रहा है, इस टाइप का वर्ड हम लोग इन जनरल में भी यूज करते हैं, वही चीज बोलना चाह रहा है कि हम एक हाई एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ठीक है? उसके बाद में है 7 मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, है ना, राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना। देखिए इसमें एक चीज हमको बहुत समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, हमको इस बात से कंसर्न रहना चाहिए कि सरकार ने जिन नीतियों को बनाया है उस नीतियों को, चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, उस नीति के प्रति सम्मान करना ये मेरा अपना दायित्व है। सरकार की जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से मतलब ये है कि राजनीति में कभी ये पार्टी सत्ता में है, कभी वो पार्टी सत्ता में है ना, फिर कभी कभी सरकार चुनाव होता है तो फिर जो पार्टी सत्ता में नहीं वो सत्ता में आ जाती है, जो सत्ता में वो विपक्ष में चला जाता है, लेकिन हमारी नौकरी तो बनी रहती है। इसका मतलब ये है कि हम जब राजनीतिक स्तर पे किसी से बायस्ड होते हैं तो फिर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आज हमारी सरकार हमको पसंद है तो हमको अच्छा लगने लगेगा, कल वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार आएगी, हम उसके अपोज में हो गए। ये हक जो है वो केंद्रीय कर्मचारी को नहीं है कि वो किसी एक सरकार को ये बोले कि ये मेरे पसंद की सरकार है, ये मेरे पसंद की पार्टी है, ये मेरे पसंद की पार्टी नहीं है। हमको क्या करना है, राजनीति से दूर रहना है हमको। क्यों? हम केंद्रीय कर्मचारी हैं, हम सिर्फ नीतियों से बंधे हुए हैं। जो सरकार जिस समय रहेगी
उसकी जो नीतियां रहेगी वही हमारे लिए शासन, वही नियम है, वही हमारे लिए संविधान है, ये समझ लीजिए। क्योंकि जो सरकार सत्ता में है भाई, वो जिस नियम को बनाएगी उसी नियम के हिसाब से ही हमको चलना होता है। तो इन चीजों को हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और आने वाले जो कंडक्ट रूल में हम और इस बारे में और ब्रीफ दिया हुआ है रूल नंबर 5 में, उसको भी जब हम पढ़ेंगे तो और हमको क्लियर हो जाएगा वो चीजें। तो यहाँ पर अपन एक चीज समझे कि हमको राजनैतिक तटस्थता बनाए रखना है। वहीं पर रूल नंबर 8 में ये लिखा हुआ है कि प्रोमोट द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। हमेशा हम लोग जब भी ड्यूटी करें उसके दौरान ये ध्यान रखें कि हम यानी योग्यता, ईमानदारी और निष्पक्षता के सिद्धांत को बढ़ावा दें। यानी पक्षपात वाली टेंडेंसी हमारी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने परिचय वाले को प्राथमिकता दे दें और जिसको हम नहीं जानते हैं या जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ है उससे हम पक्षपात करें, ये टेंडेंसी हमारी नहीं होनी चाहिए। वही रूल नंबर 9 ये कहता है कि मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी पूरी तरीके से जो कार्य में जवाबदेही और पारदर्शिता हमको रखनी है। यानी अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कोई भी चीज छुपी हुई क्यों है ना, तो वो काम में पारदर्शिता मेंटेन करना है हमको, रूल नंबर 9 ये कहता है। रूल नंबर 10 में है मेंटेन रिस्पॉन्सिवनेस टू द पब्लिक, पर्टिकुलरली टू वीकर सेक्शन। देखिए एक चीज हम समझें कि यहाँ पब्लिक वर्ड का यूज किया है। देखिए रेल जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करने वाली एक ना सेवा देने वाली, सर्विस बोलते हैं हम, सेवा देने वाली संस्था है। और ये चीज ध्यान रखना कि हमेशा रेलवे जो है वो जनता के सेवा के हिसाब से रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया है। कभी भी रेलवे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं माना जाता है। ये लोगों को सेवा देने के लिए, सुविधा देने के लिए सरकार का एक तंत्र है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे माध्यम से पब्लिक को सुविधा हो, न कि उनको तकलीफ या किसी प्रकार का परेशानी हो। मैं जैसे क्लरिकल, जैसे ज्यादातर इंटरेक्शन अगर आप देखेंगे तो कभी-कभी वेलफेयर इंस्पेक्टर या पर्सनल डिपार्टमेंट का टच होता है, और सबसे ज्यादा पब्लिक से इंटरेक्शन होता है कमर्शियल डिपार्टमेंट का, अगर आप देखें, है ना। तो कहीं न कहीं न सिर्फ उनका ही, छोटे रूप में या बड़े रूप में यदि कहीं भी पब्लिक से हमारा डीलिंग होता है, तो चूंकि क्या है कि हम जो है वो रेलवे का फेस है। अगर रेलवे, मान लीजिए कोई एक पीड़ित आदमी आता है कि भाई रेलवे स्टेशन प्रीमाइसेस में दौड़ के आता है आरपीएफ के पास में या फिर स्टेशन मास्टर के पास में, सीएसएम के पास में, कि भाई मेरा बच्चा खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो यदि वहां पर समझ लीजिए आरपीएफ वाला या सीएसएम, बड़े बड़े स्टेशन में तो आरपीएफ होता है, छोटे स्टेशन अगर रहेंगे तो वहां पे आपका स्टेशन मास्टर की सर्विस सर्व होता है। तो यदि वो रिस्पांस अच्छा देता है कि हाँ बैठी बैठी आप, मैं पूरा प्रयत्न करता हूं, और इस प्रकार का पॉजिटिव रिस्पांस देता है, तो आने वाले समय में वो क्या बोलेगा कि यार रेलवे के एम्प्लॉय अच्छे होते हैं, उनसे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, भाई उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेके मेरा हेल्प किया। वहीं पे सीएसएम अपना बैठ रहा है, ध्यान नहीं दिया या उसके बात को नेग्लेक्ट कर दिया या सिंपैथेटिकली उसको सहानुभूति पूर्वक डील नहीं किया, तो लोग क्या बोलेंगे कि यार रेलवे वाले कोई काम के नहीं है, मेरा बिल्कुल हेल्प नहीं किया और जैसा मदद करना चाहिए था वैसा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हम क्या है, रेलवे के फेस है, रेलवे एम्प्लॉय जो है, तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हम रेलवे के फेस है, हमारा बिहेवियर ही रेलवे की छवि बनाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि भाई पब्लिक के प्रति हमारा जो है वो एक सॉफ्ट नेचर और हेल्पिंग नेचर रहे। साथ ही क्या बोले, पर्टिकुलरली टू द वीकर सेक्शन, विशेषकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके प्रति तो हमारा और भी ज्यादा दायित्व बनता है। रूल नंबर 11 है मेंटेन कर्टसी एंड गुड बिहेवियर विद द पब्लिक। हमने जस्ट अभी उस पर डिस्कस किया है ना, ऊपर डिस्कस किया उसी चीज को, और एक अलग से बोल रहा है कि हमको और सज्जनता से और अच्छे व्यवहार के साथ में उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए। रूल नंबर 12 ये कहता है कि टेक डिसीजन सोलली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूज और कॉज टू यूज पब्लिक रिसोर्सेज एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली। देखिए यहाँ पर थोड़ा उसी बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है कि हम जो भी निर्णय लें वो निर्णय हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी पब्लिक के सार्वजनिक हित में होना चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान में रखना है कि पूरी तरीके से जो पब्लिक का पैसा हमारे पास आ रहा है रेलवे के टिकट के माध्यम से या भाड़े के माध्यम से, लदान के माध्यम से, उन पैसों का हम सदुपयोग करें और उसको खर्च करने में कंजूसी बरतें।
कैसे कंजूस, वैसी कंजूसी बरतें जैसे हम अपने घर के पैसे को जब खर्च करते हैं। भाई हमको कोई चीज लेनी है, मान लो वॉशिंग मशीन, टीवी या मोबाइल ही लेना है, तो हम उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन 3 जगह सर्च करते हैं कि सेम प्रोडक्ट का भाई कहाँ पर कम पड़ रहा है। वही हमको टेंडेंसी जो है वो रेलवे के धन के प्रति भी होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नहीं, पब्लिक का पैसा है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर 13 में ये कहता है कि डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज एंड टेक स्टेप टू रिजॉल्व एनी कॉन्फ्लिक्ट इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट से या उनके हित से जो चीज जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष की स्थिति आती है उनमें, तो उसको पूरे तत्परता से हमको ना उसको सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए, ताकि उसके ना हितों की रक्षा हो सके। इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर 14 में लिखा है, नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू एनी इंडिविजुअल or organization which may influence him in the performance of his office duties। हमको ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी हमको इसमें आर्थिक रूप से जो एंटेंगलमेंट होता है, वित्तीय प्रकार का, किसी भी कोई हमको हमारे काम के लिए पैसे दे रहा है या किसी प्रकार से हमको बेनिफिट कर रहा है या फायदा पहुंचा रहा है, इस प्रकार की चीजों से हमको बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि भाई हमारे काम के लिए रेलवे ऑलरेडी हमको सैलरी दे रही है। तो उसके अलावा गलत ढंग से या किसी ऊपरी तरीके से हमको यदि कोई इसके लिए फायदा पहुंचाना चाह रहा है, तो उसको अस्वीकार करना चाहिए, हमें उससे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 15 है, नॉट मिसयूज हिज पोजीशन एज रेलवे सर्वेंट एंड नॉट टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू डिराइव फाइनेंशियल और मटेरियल बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ, his family और his friends। उसी चीज को कंटिन्यूएशन में ये बोल रहा है कि अपने पोजीशन का मिस यूज करके मेरे को आर्थिक या किसी भी प्रकार का बेनिफिट न तो मेरे को लेना है, ना ही अपने दोस्तों और परिवार वालों को उसका फायदा दिलवाना है। रूल नंबर 15। रूल नंबर 16 ये कहता है कि मेक चॉइस, टेक डिसीजन एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन मेरिट अलोन। कभी भी हमारे पास में चयन का मुद्दा आता है, रिक्रूटमेंट का मुद्दा आता है, या 10 में से किसी 2 को कोई टेंडर देना है या कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है या किसी का रिक्रूटमेंट देना है या किसी भी प्रकार का जब चयन करना है मेरे को, तो उस स्थिति में मेरे को सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर चयन करना है मेरे को वहां पे, है ना, उसी प्रकार से निर्णय लेना है। और अगर अपर लेवल ऑफिसर को सिफारिश भी उसकी करनी है, तो उसी आदमी की सिफारिश करनी है जो पात्र है, जो योग्य है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा मेरे पहचान का है ना, उसको मैं सिफारिश करके बोली ये बेहतर है कि उससे बेटर क्वालिफिकेशन और बेटर परफॉर्मर जो है वो अवेलेबल है और मेरे पहचान वाला है करके मैं किसी और की सिफारिश कर रहा हूँ, इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 16 में ये कहता है। ठीक है। रूल नंबर 17 में ये कह रहा है कि एक्ट विथ फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी एंड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, पर्टिकुलरली टू द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें यही कह रहा है कि हमारा जब भी इस प्रकार की स्थिति आती है कि चयन करने वाला की ईमान, तो हमको ईमानदारी और निष्पक्षता से हमको कार्य करना है, और साथ ही साथ विशेषकर समाज में जो गरीब और सुविधाओं से वंचित वर्ग है उसके प्रति हमको भेदभाव वाली भाव नहीं रखना है, ना ही हमको वैसा एक्ट करना है। रूल नंबर 18 कहता है कि रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग व्हिच इज और मे बी contrary to any law, rules, regulation and established practice। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम कोई लेटर बना रहे हैं, ड्राफ्टिंग बना रहे हैं, या रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स में है या प्रमोशनल प्रोसीजर्स में है, किसी भी प्रकार का हम रेलवे में किसी भी जिम्मेदारी वाले पद में हैं और जब हम काम कर रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि उचित जो नियम कानून बना हुआ है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से है, उस रूल को कोट करके ही हम उस रूल के हिसाब से ही हम काम करें। ऐसा नहीं है कि पुराने रूल्स रेगुलेशंस जो है वो अपडेटेड हो गए हैं और हम जो कर रहे हैं वो पुराने रूल के हिसाब से ही कर रहे हैं। मान लीजिए किसी का सैंक्शनिंग अथॉरिटी को पावर है 50,000 का, अभी वो रूल अपडेट हो गया है 25,000 रुपए।
अब वो अपना पुराना रूल से ही 50,000 रुपए सेंक्शन किए जा रहे हैं। भाई उनको रूल्स में अपडेट होना है कि भाई आपका पावर को 50,000 से 25,000 कर दिया गया है। या कभी कभी ऐसा होगा कि किसी का पावर 50,000 है, 1 लाख पावर कर दिया गया है, एनहेंस्ड हो गया है। अब वो पुराने रूल के हिसाब से नहीं, भाई मेरा पावर तो 50,000 ही है, मैं उतना ही करूंगा। और उसके कारण क्या है कि कोई चीजें जो ज्यादा बड़े मात्रा में मंगा सकता था या सुविधाएं रेलवे को मिल सकती थी, उसको पता ही नहीं है, अपडेटेड ही नहीं है उसको पावर में। नहीं, मैं तो 50,000 ही सैंक्शन कर सकता हूँ, तो एसओपी में 50,000 लिखा है, अपडेटेड एसओपी में उसका 1 लाख रुपए आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो रूल रेगुलेशन लॉ है उसके बारे में आपको जागरूक रहना, ताकि आप अपने काम को ना सही ढंग से कर सके। रूल नंबर 18 ये कहता है। भाई रूल नंबर 19 बोलता है मेंटेन डिसिप्लिन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एंड बी लायबल टू इंप्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर ड्यूली कम्युनिकेटेड टू हिम। रूल नंबर 19 ये कहता है कि वह कर्मचारी अपने कर्तव्य पालन के प्रति अनुशासित रहेगा एवं जो संसूचित विधि सम्मत आदेशों का पालन करेगा, यानी जो कानूनी रूप से सही है उसी नियम का पालन करेगा। कहीं भी गैर कानूनी काम या जो कानून के विपरीत है उस प्रकार का काम वो नहीं करेगा, पूर्णतः अनुशासन रखेगा इस क्षेत्र में। वहीं रूल नंबर 20 ये कह रहा है कि मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी as required by any law for the time being in force, particularly with regard to information disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the state, strategic, scientific or economic interest of the state, friendly relations with foreign countries or lead to incitement of an offense or illegal or unlawful gain to any person। देखिए ये जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है, ये कंडक्ट रूल सभी रेलवे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होता है। साथ ही साथ हम अपने स्तर पे ही ना सोचे, आरडीएसओ भी है, कहीं ना कहीं अगर और बड़े स्तर पे हम जाते इसरो भी काम कर रही है ना। अपन यहाँ पर चूंकि रेलवे सर्विस तो मान आरडीएसओ ही समझ लीजिए। अब आरडीएसओ में कुछ ऐसी डिजाइन है, जैसे अभी हमने एक वंदे भारत ट्रेन बनाई है ना, बहुत पहले किसी जर्मनी से या किसी कंट्री से बात हो रही थी बनाने के लिए, लेकिन उसने बहुत ज्यादा बजट बनाया। तो इंडियन रेलवे ने ये डिसाइड किया कि भाई इतना लंबा चौड़ा बजट हम नहीं खर्च करेंगे, हम कम बजट में खुद ही बनाएंगे। मेहनत किया और उसके बाद में हमने बना लिया। अब उसको कैसे बनाना है, अब वो काफी सस्ते में बना है, यानी लगभग जो फॉरेन में जो बोला जा रहा था उसका लगभग 40% कॉस्ट में ही हमने बना डाला। तो अब क्या है कि उसका इंजन का डिजाइन, फार्मूला और सब चीज हमारे पास में है। अब ये हमारा दायित्व है कि हम उसको मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, हम उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि उसका फार्मूला या उसका पैटर्न है हम दूसरे देश को बता दें या किसी और को बता दें। इस प्रकार का कोई भी चीज होता है जहां पर हम जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको डिस्क्लोज करते हैं या लोगों को बताते हैं, तो उस चीज को ये पूरी तरीके से मना किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें और भी बोला है कि भाई विदेशों से कहीं हमको ऐसा कोई एक्ट हमसे नहीं होना है कि विदेशों से कोई मैत्रीपूर्ण जो हमारा रिलेशन है वो हमारा खराब हो, इस प्रकार का हमको काम नहीं करना है। वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रभावित हो, है ना, या भारत की संप्रभुता, अखंडता या राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित हो, ऐसे इस प्रकार का कोई भी काम को नहीं करना है और अपने कार्य में गोपनीयता हमको बनाए रखना। रूल नंबर 21 ये है। रूल नंबर 3 का 1 से जो हमने चालू किया था, ये रूल नंबर 3 का 21 तक ये यहाँ में लास्ट है। परफॉर्म एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his abilities। इसमें ये लाइन सबसे कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। इसके लिए बोला जा रहा है कि हमको अपनी उच्चतर पेशेवर योग्यता और समर्पण के साथ में अपना कार्य करना है, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म। जैसे क्या होता है कि आप व्यक्तिगत घर का कोई काम करा रहे हैं, है ना, या कोई खुद का कुछ काम कर रहे हैं, तो आप कैसे उसमें अपना पूरा जी जान लगा देते, वही जी जान लगा के वही बेस्ट ऑफ एबिलिटी पूरे डेडिकेशन के साथ में हमको अपनी क्षमता, मानसिक शारीरिक क्षमता का उपयोग करके रेलवे के काम को हमको संपन्न करना है। ठीक है, उसके बाद में है अब रूल नंबर 3 का 1 था, अभी ये रूल नंबर 3 का 2 में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंपल 2 पॉइंट्स इसमें नोट करने लायक ये है कि नंबर 1 ये है कि हमको प्रत्येक जो ये स्पेशली ये जो रूल है
ये रूल है रेलवे में जो काम करने वाले सुपरवाइजर रैंक के लोग हैं उनके लिए है। तो उनको ये बोला जा रहा है कि हमने अभी जो प्रीवियसली जितने रूल रेगुलेशंस पढ़े, जो देखे 21 पॉइंट्स हमने पढ़े ना, इन सभी का उसको खुद को तो पालन करना ही है, साथ में ये इंश्योर करना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स लोग काम कर रहे हैं उन लोग भी इसके प्रति डेडिकेटेड रहे और इन नियमों का पालन करें। एक दूसरा इसके साथ में ये है कि उसके अंडर में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको यदि कोई वो निर्देश देता है तो लिखित निर्देश देगा कि आपको ये फलाना काम दिया जाता है करके, वर्बल उस काम को वो नहीं बोलेगा, वो लिखित में देगा। और लिखित में ही अगर कभी ये परिस्थितियां पैदा होती हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो लिखित में देने की स्थिति में नहीं है, तो उस समय वो वर्बल इंस्ट्रक्शन देगा, बोल के निर्देश देगा कि फला फला काम करो। लेकिन जब वो काम हो जाए उसके बाद इमीडिएट तुरंत ही उसको लिखित में उसको प्रोड्यूस करना है कि भाई ये आपको काम बोला गया था, यही काम बोला गया है। और सेम यही चीज हायर ऑफिसर्स के लिए भी लागू होता है कि वो सुपरवाइजर को जब भी कोई अधिकारी किसी भी प्रकार का निर्देश दे, उस निर्देश को वो राइटिंग में ऑफिसर से प्राप्त करे। कोई ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा होती है कि उस समय लिखित में अधिकारी नहीं दे सकते हैं, तो उस काम को डिनाई नहीं करें, वो उस काम को कर दे। लेकिन साथ में जैसे ही वो काम संपन्न होता है एज अर्लीस्ट यथासंभव जल्द से जल्द उसको वो लिखित में प्राप्त करे उसको। ये रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 3 का एम ये कह रहा है कि प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, यानी हमको अपना जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, तत्परता एवं शिष्टाचार जो है वो हमको मेंटेन करना है। तत्परता से मतलब ये है कि आपको कोई काम बोला गया, आपके ऑफिसर ने बोला या सुपरवाइजर ने बोला, तो ठीक है इसको मैं यार शाम को कर दूंगा, कल कर दूंगा, ठीक है इसको देख लेंगे, या वो स्टाफ को आने, ऐसा नहीं। हमको जब भी कोई काम बोला जा रहा है तो उसको एकदम इमीडिएट उसको एक्शन लेना है और उसको इमीडिएट उस काम को करना है। जानबूझ के देरी करने वाली टेंडेंसी हमारी उसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ कर्टसी का भी भाव, एक तो जैसे हार्ट टॉक हो जाता है अधिकारियों से या अपने नीचे के स्टाफ से, तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट स्पोकन टाइप का रहना चाहिए ताकि वहां का एनवायरनमेंट जो है वो कूल बना रहे, अच्छा बना रहे। इसकी भी हमारी जिम्मेदारी कहीं न कहीं होती है। वहीं रूल 3B है। 3B में ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी और ये इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को कम जानकारी होती है। मतलब सरकारी नीतियों का पालन, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज का हिंदी में मतलब है कि सरकारी नीतियों का पालन। देखिए भी हम केंद्रीय कर्मचारी हैं, हमारी ड्यूटी ये बनती है कि सरकार ने जो नीतियां, भाई हम नहीं पालन करेंगे तो भाई रोड में चलता आदमी जो सरकारी कर्मचारी नहीं वो क्या पालन करेगा। हम तो बंधे हुए हैं इससे, उसको ही करना है, लेकिन हमारी डबल दायित्व है। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी सरकारी नीतियां हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए और साथ ही साथ उन नीतियों का पालन भी करना चाहिए। इसमें ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले से क्या बोला, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज। सबसे पहले रेलवे कर्मचारी अगर महिला है तो न तो 18 साल से कम उम्र में शादी करेगी, ठीक है, न ही उसके किसी संतान या उसके घर के फैमिली मेंबर में किसी का वो 18 साल से कम में शादी कराने के लिए ही पात्र हो। अगर मान लीजिए उस कोई रेलवे कर्मचारी महिला है, उसकी बेटी उसकी शादी उन्होंने 17 साल में करी, तो भाई जो स्टेट पुलिस होती है वो तो अपना काम करेगी, लेकिन साथ में रेलवे आपको रूल नंबर 3B का 3B का वायलेशन करने के अगेंस्ट में आपको शासन दे सकती है। ये आप समझ लीजिए एज ऑफ मैरिज। दूसरा है प्रिजर्वेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए भी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। इन रूल रेगुलेशंस को हमें मालूम होना चाहिए, हमें उसका पालन भी करना चाहिए एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एज ए सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय। जैसे हमारे घर में हरा पेड़ है, हमने पेड़ तो लगा दिया, हम उस पेड़ को काट नहीं सकते। आपको भी मालूम है अच्छे से कि आप हरा पेड़ आप काट नहीं सकते हैं,
इसके लिए फॉरेस्ट की गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनी हुई है इसके ऊपर। तो आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। अगर उस हरे पेड़ काट दिया और आपका शिकायत हो गया तो आपको उसमें भी चार्जशीट दे सकती है रेलवे, इसी रूल के वायलेशन 3B का 1 के अगेंस्ट में चार्जशीट दे सकती है रेलवे। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वहीं पर क्या है कि पशु, जैसे पशुओं के प्रति क्रूरता, मारना पीटना या फिर पशु पे ज्यादा बोझ लाद देना या जानवरों को तकलीफ पहुंचाना, ये सब क्या चीजें हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पर पॉलिसीज बना के रखा हुआ है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये इस पर भी जो भी सरकार की नीतियां और पॉलिसी बनी है, इसको पालन करना भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी है, वो इसको वायलेट नहीं कर सकता है। और बोलता है कल्चरल हेरिटेज, जो भी सांस्कृतिक विरासत की चीजें हैं, है ना, जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और वो सब चीजें देखते हैं, मूर्तियां हो सकती हैं, वो बिल्डिंग्स हो सकते हैं जो सरकार के कल्चरल हेरिटेज के दायरे में आता है, उसको भी हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी नीतियां और रूल रेगुलेशंस बने हैं, जिसको रिस्पेक्ट देना और फॉलो करना ये हमारी ड्यूटी है। वहीं पे रूल नंबर 3B का 2 अभी कहता है कि ऑब्जर्वेंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार के अपराध या अत्याचार की जो भी एक्टिविटी होती है, उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे नियम बना के रखे हैं, है ना। इन जनरल परसेप्शन में भी हम उन चीजों को, चूंकि एज ए सोशल एनिमल है आदमी, तो उसको मालूम है कि महिलाओं के प्रति क्या क्या चीज क्रूएलिटी में या क्राइम आ सकता है, इट्स मैटर ऑफ कॉमन सेंस, सभी को मालूम रहता है। तो एज ए रेलवे सर्वेंट हमारी ड्यूटी है कि भाई हमारा एंटेंगलमेंट एज ए रेलवे एम्प्लॉय कभी भी इस प्रकार के महिलाओं से जुड़े हुए क्राइम पर संबंध में हमारा एंटेंगलमेंट या हमारा रुझान या फिर हमारा बिहेवियर ऐसा न रहे कि इस प्रकार की चीज को बढ़ावा दे या कोई रूल का वायलेशन, ठीक है। वहीं पे रूल नंबर 3C, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। हमने जो पिछला इसको पढ़ा वो अलग है, वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो पूरे इंटायर दुनिया में जितनी महिलाएं हैं सबके लिए लागू हो रहा है। ये स्पेशली क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट हर वर्क प्लेस, यानी आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे जितनी भी काम करने वाली महिला है उनके प्रति आपका ये जो माइंडसेट होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली स्थिति न तो हमें पैदा करनी है, ना ही उस प्रकार का एनवायरनमेंट उस जगह में डेवलप हो, ये हमारा दायित्व बनता है। पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, नो रेलवे एम्प्लॉय, आरी मतलब रेलवे एम्प्लॉय शेल indulge in any act of sexual harassment of any woman at her workplace, ठीक है। एक ये चीज है कि किसी भी प्रकार के सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी महिला जो काम उस क्षेत्र में काम कर रही है उसमें इन्वॉल्व हमको होना है। दूसरा बोला रेलवे सर्वेंट, एवरी रेलवे एम्प्लॉय हु इज इन चार्ज, है ना, इन चार्ज ऑफ अ वर्कप्लेस shall take all appropriate steps to prevent sexual harassment of any woman at her workplace। जो इंचार्ज, जो ड्यूटी में है उसकी इंचार्ज है, उसका ये ड्यूटी बनता है कि अपने जो कार्य क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र में जितने लोग हैं उसमें भी इस प्रकार की घटना न हो, उसका विशेष कर वो ध्यान रखें। ये हो गया रूल नंबर 3। अभी हमारा वो रूल नंबर 3 का जो 1 का 1 से स्टार्ट हुआ था, वो रूल नंबर 3 अभी समाप्त हुआ है, ये ध्यान रखेगा। उसी के कंटिन्यूएशन में है ये रूल नंबर 3, इतना बड़ा था, एलैबोरेटेड था, ये रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन प्राइवेट कंपनीज अंडरटेक, यानी हम चूंकि क्या है कि हम जो रेलवे कर्मचारी हैं, हम लोग जो हमको रेलवे जो ड्यूटी देती है उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में ना पावर आ जाता है। कैसे पावर, कि मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को हमने रेलवे का काम, जैसे आरआरबी की बिल्डिंग बनानी है, तो सीनियर डीएन या इंजीनियरिंग के किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास में ये पावर है भाई कि आरआरबी की जो बिल्डिंग बनाई या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के पास में कोई पावर है कि कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो भाई वो कॉन्ट्रैक्टर जो है तो उसके अंडर में काम कर रहा है, उनके सिग्नेचर के बिना पैसा नहीं निकलेगा, उसका अकाउंट से पैसा फाइनेंस नहीं होगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कोई अधिकारी के पास में बहुत सारे मटेरियल प्रिंटिंग कराने का पावर है, या बहुत सारे सोफा या चेयर खरीदने का पावर है। अब वो
तो जिस कंपनी से उसका टाई अप है वो बंदा जो है वो तो दबा रहेगा उससे, अधिकारी से। अब वो अधिकारी बोलेगा यार एक काम कर यार, तुम्हारी कंपनी तो बहुत बड़ी है यार, मेरा लड़का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या मटेरियल इंजीनियरिंग से बी करके आया है, आपकी कंपनी में एक जॉब दे दीजिए उसको, बस हाँ। या मेरे फ्रेंड को एक जॉब दे दीजिए। उसी चीज को यहाँ बोल रहा है कि नो रेलवे सर्वेंट शैल यूज ऑफिशियल पोजीशन आर इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर जॉब to any member of family or relation in companies having official dealings। यानी हमारी जो ऑफिशियल डीलिंग किसी कंपनी से है उसका इन्फ्लुएंस या उसका फायदा उठाकर हम अपने किसी भी फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फ्रेंड्स को उसका बेनिफिट देके वहां जॉब नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 4, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज ये बोला है कि जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनको अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई वार्ड या रिलेशन को ऐसे कंपनीज में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब लगा रहा है जहां पे ऑलरेडी उसकी ऑफिशियल डीलिंग्स है, तो उसके लिए पहले वो अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से परमिशन लेगा और परमिशन लेने के बाद ही वो अपने बच्चे को वहां पे जॉब लगा सकता है, ठीक है। इसके बाद में है रूल नंबर 5, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले चर्चा किए थे। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन कैन नॉट टेक पार्ट, यानी किसी भी प्रकार की जो पॉलिटिक्स में है या इलेक्शन में है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो भाग नहीं ले सकता है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक गतिविधि से न तो वो जुड़ा रहेगा, ना उसका सदस्य रहेगा, ना ही उसे किसी प्रकार का संबंध रखेगा। उसको न वो एमपी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है, पार्षद का, या जो राजनीतिक संबंध, न ही वो पोलिंग एजेंट बन सकता है, न ही किसी का प्रचार भी कर सकता, बिल्कुल भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार नहीं कर सकता। जैसा मैंने शुरू में ही चर्चा किया कि भाई हम केंद्रीय कर्मचारी हैं, सीधा सीधा हम कभी भी, भाई पार्टियां बदलती रहती हैं लेकिन हम उसी के साथ रहेंगे जो सरकार नीतियां बनाती, हमको सरकार को देखना है ना। तो ये चीज को हमको ध्यान में रखना है। वहीं पे रूल नंबर 6 में ये कह रहा है ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन बाय रेलवे सर्वेंट्स। कोई भी जो रेलवे एम्प्लॉय है, क्या लिखा है, नॉट टू ज्वाइन एनी एसोसिएशन और यूनियन the objective of which is prejudicial in the interest of the sovereignty and integrity of India or public order or morality। यानी हमको ऐसी कोई यूनियन या एसोसिएशन ज्वाइन नहीं करना है जो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरनाक। भाई यहाँ पे जो हम AIRF या NFIR जो यूनियन एसोसिएशन है उसकी हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे। उस यूनियन एसोसिएशन में हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो डिपार्टमेंटल। हालांकि उसमें एक रूल ये भी है कि जब आप ग्रुप सी से ग्रुप बी में पहुंचते हैं, यानी अराजपत्रित से राजपत्रित पहुंचते हैं, तो आप ऑफिस बियरर हैं या महामंत्री हैं या सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, तो आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि जब आप राजपत्रित अधिकारी होते हैं तब आपको फिर ये चीज है, आपको यूनियन में फिर आपको नहीं, हाँ, राजपत्रित। उसके पहले आप बकायदा जो है वो यूनियन एसोसिएशन से कंसिस्ट रह सकते हैं। यहाँ पर जो यूनियन और एसोसिएशन की बात की जा रही है, ये सिंपल उन्हीं के लिए बात किया जाता है जो बड़े बड़े, जैसे धर्म के आधार पर बहुत सारे यूनियन एसोसिएशन बनाए गए हैं, है ना, जो किसी धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे संगठन के बारे में आपने नाम सुना होगा, वो भी किसी विशेष धर्म को इंगित करता है। क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से हैं और केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो हम ऐसे एसोसिएशन यूनियन को नहीं जो अखंडता और एकता के लिए बाधक पहुंचे। क्योंकि जब भी आप धर्म से जुड़ी चीजों पर कोई संगठन से जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं वो देश की एकता अखंडता के लिए थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस स्थिति में हमको कम से कम केंद्रीय कर्मचारी होने के नाते ये हमको जानना है, ध्यान रखना है कि भाई हाँ, आपको यदि ये है कि आपको लग रहा है कि यार मेरे को फलाना एसोसिएशन या यूनियन ज्वाइन करना है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आपके जो अधिकारी हैं, सीनियर डीएमएम है, सीनियर डीपीओ है, सीनियर डीएसटी, सीनियर डीएम, जिसके अंडर में आप हैं, उनसे आप परमिशन लीजिए। आप एक आवेदन लिख के दीजिए कि सर मैं ये संस्था है, इस संस्था से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, उसका मेरे को परमिशन। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उचित लगता है
कि हाँ भाई ये तो सोशल वर्क वाला संस्था है या इस प्रकार की संस्था है, इससे देश की सोवर्जिनिटी इंटेग्रिटी अफेक्टेड नहीं होती है ना, प्रभावित नहीं होती है, तो उस कंडीशन में एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन दे सकता है और आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और कोई ऐसी संस्था को ज्वाइन कर लिया तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए चार्जशीट का कारण बन सकता है। रूल नंबर 7 बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, not to participate in any demonstration which are prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relation with foreign countries, public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation of or incitement of an offense। यानी हमको किसी भी प्रकार का ऐसा धरना, प्रदर्शन, जुलूस में भाग नहीं लेना है जो कानून के अगेंस्ट में हो या जो हमारी फॉरेन कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन को प्रभावित करता हो, है ना, या मोरालिटी के अगेंस्ट में हो, है ना, या पब्लिक के लिए नुकसानदेह हो या स्टेट की सुरक्षा के लिए बाधक हो। ऐसा किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस जो है वो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 96 के रूल नंबर 7 में वर्जित किया गया है, नहीं करना है। एक ये हो सकता है धरना प्रदर्शन, जैसे हमने कभी कभी प्रैक्टिकली देखा हो कि डीआरएम ऑफिस के सामने में यूनियन एसोसिएशन वाले लोग का धरना प्रदर्शन चलते रहता है, तो भाई वो सिस्टम से है, उन्होंने बकायदा 15 दिन या 1 महीने पहले जो भी है उसका लीगल परमिशन लेते हैं, उसको परमिशन के बाद में उनको परमिशन दिया जाता है, जगह दिया जाता है, इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, एक सिस्टम बनाया जाता है। अब उसमें धरना प्रदर्शन के लिए लोग आए, अपने एलएपी लेके आ रहे हैं, अपना सीएल लेके आ रहे हैं, अपनी छुट्टी लेके आ रहे हैं, उसके अलावा अधिकारियों के आने जाने का रास्ता नहीं रोक रहे हैं, किसी भी प्रकार का अपशब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये अगर सिस्टम से वो फॉलो करते हैं देन ओके। लेकिन अगर गाड़ी रोक रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, रेल पटरी पे बैठ के रोक रहे हैं, इस प्रकार का अगर कोई भी चीजें होती है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है और किसी भी मायने में वो अगर सही नहीं है तो वो चीजें पूरी तरीके से वर्जित है। वही है 8th है कनेक्शन विद प्रेस एंड अदर मीडियाज, है ना, यानी हमको ये है कि किसी भी रेल कर्मचारी को न ही किसी समाचार पत्र का संपादक हो सकता है, न उसका वो मालिक हो सकता है, न उसका मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है, ठीक है। किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इस प्रकार का जो है उससे हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए हम उसमें। लेकिन ये है कि अगर जैसे मैं अपना पुस्तक छपवा रहा हूँ, अपनी कविता छपवा रहा हूँ, या मेरा कोई लेख दिया हुआ या मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो कुछ फोटो है उसके नीचे कंटेंट दे रहा हूँ, इसके लिए वो मनाही नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीजों का देते हैं जो कहीं न कहीं केंद्रीय कर्मचारी के लिए गलत है या कहीं पर सरकारी तंत्र की बुराई का है या इस टाइप का है, तो हम उसको प्रेस या मीडिया में नहीं दे सकते हैं। एक चीज इसमें और ये है कि जो तीसरे नंबर में पॉइंट में लिखा है टू मेक क्लियर दैट द आइडियाज आर हिज ऑन एंड नॉट दैट ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये है कि मैंने कोई एक विचार व्यक्त किया, ठीक है, अब वो विचार हो सकता है कि रेलवे तंत्र के विरुद्ध हो, तो उस प्रकार का अगर कोई विचार है तो उसको ये बोलना है कि भाई ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। एक तो हमको ये इंश्योर करना है कि भाई रेलवे तंत्र के विरुद्ध हम न जाए, है ना, क्योंकि रेलवे से हमको सैलरी मिलती है, हम लोग केंद्रीय कर्मचारी हैं, कुछ नियमों से बंधे हैं। लेकिन अगर फिर भी हमने कुछ ऐसे विचार, क्रिएटिव विचार या रख रहे हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक लाइन ये जरूर लिखनी है, या अगर मीडिया है जो विजुअल मीडिया है उसमें अगर आपको रखना है तो भाई ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है, इससे रेलवे का ऑफिशियल थॉट्स ये नहीं है या सरकार का ऑफिशियल विचार नहीं है। ऐसा करके डिस्क्लेमर बोलते हैं आजकल अपन जिसको, वो देना है आपने को। वहीं पे रूल नंबर 9 जिस पर हम चर्चा करते ही आ रहे हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। हमको सरकार की बुराई रेडियो पर, टीवी पर या कोई भी पब्लिक प्लेस में, देखिए हमारे अपने अपने मत हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है, आप अपने घर में 4 लोगों के बीच बात करते हैं, है ना, देखिए एक चीज है कि देखा जाए
तो भाई हमारी रोजी रोटी इससे चलती है। हम्म। रेलवे तंत्र जो है वो है तो हम हैं, जी। रेलवे न रहे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे, हमारी सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमारा मोरल वैल्यूज तो ये कहता है कि हम रेलवे की बुराई ना करें या क्रिटिसिज्म ना करें। विशेषकर वो बोल रहा है कि भाई आपको रेडियो में, टीवी में, मीडिया में या पब्लिकली कहीं भी क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को नहीं करना है। रूल नंबर 10, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। देखिए कभी भी हमको कोर्ट से या कहीं से भी समन आता है तो ऑफिशियली एक समन कोर्ट से आ रहा है या डीएनए कभी कभी केस होता है या क्रिमिनल केस हमारा ऊपर होता है जो जिसमें हमारा या तो कभी कभी गवाह के रूप में हमारी भूमिका रहती है, उसमें विजिलेंस का केस बनता है। तो उस प्रकार के केसेस में अगर हम विटनेस देते हैं, कहीं गवाही देने जाते हैं, तो उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए है कि भाई वो तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है। लेकिन इसके अलावा अगर हम किसी सोसाइटी के अगेंस्ट में या कुछ ऐसा है जो सरकार को, रेलवे गवर्नमेंट को नहीं मालूम है और हम गवाही देने जाते हैं, तो हमारा ये दायित्व है कि ऐसी गवाही के बारे में जिसके बारे में रेलवे को वर्तमान में जानकारी नहीं है, तो आपको पहले रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है कि फलाना फलाना केस के लिए फलाना जगह में मुझे गवाही के लिए बुलाया गया है, विटनेस के लिए बुलाया गया है, मैं वहां इस डेट पे जा रहा हूं करके ये प्रशासन को जानकारी दें। प्रशासन की जानकारी के बिना आपको अपना गवाही जो है वो किसी के समक्ष, जांच समिति के समक्ष कोई गवाही नहीं दे सकते हैं आप, वो इलीगल कहलाएगा, चार्जशीट हो सकता है इससे। वहीं रूल नंबर 11 है अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए क्योंकि हम रेलवे एम्प्लॉई हैं, हमारे पास में ना कुछ जानकारियां होती हैं। ड्राइवर है भाई, एक इंजन है, इंजन की कीमत मान लो 50 करोड़ रुपए है, 1 अरब रुपए है, ठीक है। अब वो इंजन चलाने का जो तरीका है वो तरीका ड्राइवर, लोको पायलट को मालूम है, गार्ड जो है, ट्रेन मैनेजर्स जो है वो ट्रेन अपना तरीका मालूम है। ईएफटी जो होता है एक टीटी के पास होता है, उस कागज से वो ट्रेन में चढ़ेगा तो उस कागज का वैल्यू पैसे जैसा हो जाता है। इसमें वो जो पैसा लिख देगा, किसी को देगा तो उतने बदले उसको पैसे मिलते हैं। ये उस कागज का पावर उसी को मालूम है। आपके हाथ में ईएफटी मिल जाएगा तो आपके लोग इसी काम करेंगे। वैसे ही प्रत्येक रेलवे कर्मचारी के पास में उसका एक पावर होता है। जैसे कोई बिल क्लर्क है, वो बिल क्लर्क के पास जितने एम्प्लॉइज की आईडी है, उसकी आईडी में वो कितने पैसे डालने हैं। अगर किसी का अरियर 5000 बना है, उसमें वो 50,000 भी डाल सकता है, भले वो इलीगल है, अगले महीने उसका ड्रॉ भी हो जाएगा। तो वो उसका पावर है ना। तो कहने का मतलब है कि आपके पास में जो पावर है, भले वो बाद में रिकवर हो जाएगा, लेकिन उस समय विशेष उसका पावर है। ऐसे ही क्या होता है, हर रेलवे कर्मचारी के पास में कुछ पावर होती है, कुछ उसके पास में ऐसी जानकारियां जो होती हैं जो सिर्फ उसके पास होती है। तो वही बोल रहा है कि हमको कभी भी अपने को जो रेलवे के संबंध में मेरी जो डेजिग्नेशन है, मेरे जो पद के कारण मेरे पास जो जानकारी है, उस जानकारी को कभी भी अनऑथराइज्ड कम्युनिकेट यानी दूसरे को नहीं बताना है। आपने देखा होगा, मूवी में देखते होंगे, प्रैक्टिकल भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा घटना है ना, पालीवाल का जो 2 करोड़ का है ना। तो यानी हम अपनी जानकारी दोस्तों में यूं ही शेयर कर देते हैं, कभी कभी पासवर्ड बता देते हैं, ओटीपी बता देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा गोलमाल हो जाता है। तो इस कारण ये हमको बहुत सिंसियरिटी से ध्यान रखना है कि मैं अपना जो काम है वो किसी और को, मेरे पास जो आजकल तो फिर ओटीपी और पासवर्ड और यूजर आईडी का जमाना है, आजकल तो इन चीजों की और ज्यादा जरूरत पड़ गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है, ज्यादा सावधान रहने का, ज्यादा कॉशियस रहने का हमको जरूरत है। तो हम अपनी जो भी रेलवे से संबंधित जानकारी किसी कोई भी फ्रेंडली रहे या किसी के साथ भी हमने शेयर नहीं करना है। रूल नंबर 12 ये बोल रहा है राइजिंग फंड, किसी भी प्रकार का चंदा इकट्ठा न तो हमको करना है, न ही किसी प्रकार का चंदा देना है। यूनियन बीच में हमने देखा था कि आज से 8-10 साल पहले का जानकारी सैलरी से कट जाता था, तो उसके लिए बकायदा उन्होंने एक परमिशन लिया हुआ था, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे परमिशन लिया था तो वो लीगल होता था, तो वो इलीगल था। लेकिन उसके अलावा और किसी भी प्रकार का चंदा या फंड का कलेक्शन जो है वो टोटली रेलवे जो है वो इलीगल मानता है। उसी में वो तो डूबा है ना। रूल नंबर 13 है ना, गिफ्ट। गिफ्ट के संबंध में ये है कि रेलवे कर्मचारी जो है
उसको गिफ्ट लेना है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है जो रेलवे ने फिक्स की है। इसको हम चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। इट्स वेरी गुड। इसमें यह है कि अगर ग्रुप ए ऑफिसर है, जैसे हमारे यहाँ जनरली समाज में देखा जाता है कि मैरिज सेरेमनी हुआ या एनिवर्सरी हुआ या फ्यूनरल हुआ या रिलीजियस फंक्शंस हुए, है ना, इस प्रकार का अगर कोई ओकेशंस आता है तो उसमें क्या होता है कि पैसे का लेन देन या इस टाइप का होता है, देते हैं, तो एक उसके लिए एक लिमिटेशन फिक्स किया गया है। उसके लिमिट्स ये है कि ग्रुप ए ऑफिसर 25,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकता है अपने, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से। वहीं पर ग्रुप बी ऑफिसर जो है वो 15,000 रुपए से ज्यादा अपने फ्रेंड या रिलेटिव से नहीं ले सकता है। और अगर ग्रुप सी की हम बात करें तो ग्रुप सी स्टाफ जो है वो 7,500 रुपए यानी 7,500 रुपए से ज्यादा गिफ्ट नहीं ले सकता है। ग्रुप डी 1,000 लिखा हुआ है, हालांकि अब ग्रुप डी तो रहे नहीं, लेकिन अगर फिर भी नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको, चूंकि लिखा हुआ है ग्रुप डी के लिए 1,000 का लिमिटेशन है। अब तो ऑलमोस्ट सभी ग्रुप सी हो गए हैं, लगा देना सर, है ना, ठीक है। अब ये तो हो गए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अब ये बोल रहा है उसी के आगे में एक और नोट कर सकते हैं इसको अपन, इन एनी अदर केस नो गिफ्ट टू बी एक्सेप्ट इफ द वैल्यू एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट। ये किनके लिए है? ये ग्रुप ए के नहीं, इन एनी अदर केस, इसके पहले किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। कोई भी हो सकता है। उसके अलावा इन अदर केस मतलब है कि उसके अलावा कोई अननोन पर्सन है, हाँ, तो उनके लिए क्या लिमिटेशन है भाई कि ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा उनसे नहीं ले सकते हैं। वहीं पर ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाफ है वो 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। ये हमारे इस रूल में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी रूल नंबर 13 था, ये 13A है। 13A में है डावरी यानी दहेज। दहेज के लिए बहुत सिंपल है, गिव और टेक और अवेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डावरी। एक ये, दूसरा डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ ब्राइड और ब्राइडग्रूम एज द केस में बी एनी डावरी। मतलब ये है कि एक तो हम भाई दहेज न तो ले सकते हैं न दे सकते, दोनों केसेस में अगर हम ऐसा करते हैं तो स्टेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो करेगी वो करेगी, रेलवे भी एडिशनली चार्जशीट अलग से देगा उसके लिए। साथ ही साथ डिमांड हम करते हैं, वाले हमने दहेज 1 रुपया नहीं लिया, बोले नहीं आने की शादी या डेस्टिनेशन मैरिज होनी चाहिए या रिजॉर्ट में होनी चाहिए या फिर किसी बड़े होटल में करना है, भाई उतना तो हमारा बनता है, हम दहेज नहीं लेंगे। ये भी एक प्रकार से दहेज के दायरे में ही माना जाएगा। तो इस प्रकार अगर कोई भी चीज आता है तो इसके लिए रेलवे आपको चार्जशीट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्विस। देखिए रेलवे एम्प्लॉइज का रिटायरमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, प्रमोशन होता है। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में ये कहता है कि इसके लिए आप सिंपल छोटी मोटी पार्टी या छोटा मोटा फंक्शंस करते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाई बजट या बहुत बड़े स्तर पे अगर कोई बड़े होटल में या इस टाइप का अगर आप ग्रैंड पार्टी और इस टाइप में अगर कोई करते हैं, कोई रेलवे एम्प्लॉय के रिटायरमेंट या प्रमोशन इस टाइप के सम्मान में, तो ये पूरी तरीके से वर्जित है, आप नहीं कर सकते हैं। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 14 में कह रहा है। प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, देखिए किसी भी प्रकार का निजी व्यापार या नौकरी रेलवे में रहते रहते आपको सिर्फ रेलवे का काम करना है। रेलवे का काम करने के अलावा किसी बीमा कंपनी में या कमीशन एजेंसी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, नहीं, और आप नहीं कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी में अपने पत्नी को ज्वाइन करवा दिए हैं और खुद भी बीमा, वो खुद ही अपना रेलवे का पावर का यूज करके बीमा करवा रहे हैं लोगों से, दबाव डलवा के, बहुत सारे लोग करते हैं। ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और अगर किसी का कंप्लेंट जाता है तो रेलवे को जब चार्जशीट देना रहेगा तो वो इसी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 15 नंबर का उपयोग करेगा। उसके लिए बोलेगा कि आप ये नहीं कर सकते हैं। कभी कभी प्रचार प्रसार, चुनावी कार्यालय में प्रचार प्रसार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद का बिजनेस करने लगते हैं, है ना, खुद की कंपनी बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। इस प्रकार का किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड यानी व्यवसाय या नौकरी आप रेलवे में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि 15A सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। 15A इसमें यह कहना है कि हम अपने रेलवे आवास को किसी का को पूरा
या उसका एक छोटा सा हिस्सा को किसी को भी रेंट पे नहीं दे सकते हैं, नहीं तो जो डेमरेज रेंट कटेगा वो तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ आपका चार्जशीट और पनिशमेंट का भी रास्ता तय हो जाता है। वहीं पे दूसरा है कि रेलवे कर्मचारी को ये समझना बहुत जरूरी है कि रेलवे कर्मचारी को जो क्वार्टर दिया जाता है उसका उसका रिटायरमेंट होता है या उसके डेथ होने पे उसकी फैमिली को जो एक्सटेंशन दिया जाता है, ट्रांसफर में दिया जाता है, किसी भी पर्पज से दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके लिए सीमा फिक्स की है, भाई रिटायरमेंट हो गया 4 महीने तुम रख सकते हो और उसके बाद आवेदन देके और 4 महीना रख सकते हो, एजुकेशन फील्ड पे और अपना रख सकते हो, कुछ कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन वो जो लिमिट फिक्स की है रेलवे ने, उसके बाद जैसे ही वो डेट क्रॉस होता है वो अनऑथराइज्ड हो जाता है। वही उस स्थिति तक आपको नहीं पहुंचना है जो आपकी डेडलाइन रेलवे ने दे के रखी है। भाई जनवरी में बोला उसने कि भाई 4 महीने का एक्सटेंशन आपको दे रहा हूं, तो आपको 30 अप्रैल को खाली करना है उसको। ये बोल रहा है कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा ना करें कि वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन के दायरे में आए, आपको नियम से सही समय पे खाली कर देना। 16 इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग। ये समझिएगा कि जब हम अपना पैसा कहीं भी स्टॉक में, शेयर में या निवेश करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा वो निवेश किस टेंडेंसी का है। शेयर मार्केट में एक वर्ड होता है इंट्राडे, जिसमें आदमी सवेरे पैसा लगाता है और शाम को उस पैसे को निकालना पड़ता है उसको, उस दौरान वो शेयर खरीदता है। ये इसको रेलवे अपनी भाषा में स्पेक्युलेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम सट्टेबाजी कह सकते हैं। इंट्राडे होता है वो सट्टेबाजी के दायरे में आता है। रेलवे इसको सर्विस कंडक्ट रूल में पूरी तरीके से प्रतिबंधित करता है, वर्जित मानता है, ये नहीं कर सकता है। हालांकि आप एक चीज जान रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसे लगाते हैं, भाई उस म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस में लगता है तो वो पैसे का हमको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है। इसका मतलब है कि रेलवे जो है वो शेयर में इन्वेस्ट करने के विरोध में नहीं है, लेकिन किस किस चीज के विरोध में है, किसके विरोध में नहीं है, ये समझना है। जैसे ये स्पेकुलेशन वाला काम है। कोई लोको पायलट ने कोई शेयर खरीद लिया 10 बजे, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, वो देखते रहेगा और वो देखते रहेगा, उसको ट्रेड कैसे चलाएगा। और मान लीजिए मार्केट है, अगर नीचे गिर गया तो उसको तो लगेगा कि उसका पैसा 10,000, 20,000 रुपए नीचे जा रहा है। वो बताइए वो ट्रेन चलाएगा कि वो उस डिप्रेशन में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ये तो लोको पायलट तो हुआ, क्या ये हर रेलवे कर्मचारी के साथ में नहीं हो सकता? ऑफिशियली अब कॉन्फिडेंशियल वर्क कर रहे हैं, नोट्स भी पुट अप कर रहे हैं, बहुत सारा आप यदि इस टाइप की चीजों, एक प्रैक्टिकल सोच वाली चीज है। रेलवे ने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे, उसके बेसिस बनाए। तो रेलवे बोलता है कि भाई वो तुरंत खरीद के तुरंत बेचने वाला ना करके आप म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं, तो वो तो रेलवे कभी नहीं बोलती है, लेकिन उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया है रेलवे ने, मैं बताता हूं आपको। तो उसमें ये बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप, एक होता है होल्डिंग, आप किसी शेयर को खरीदते हो, लंबे समय के लिए छोड़ते हो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, चलो भाई ये बैंक का शेयर या ये ऑटोमोबाइल का शेयर खरीद लिया, इसको मैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए रख लेता हूं, इससे पैसे बढ़ेंगे, देयर इज नो इशू। उसमें म्यूचुअल फंड उसी टेंडेंसी का होता है, उसमें हमको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। हम सरकार को खुद ही बताते हैं कि मेरा इतना रुपए का म्यूचुअल फंड है, टैक्स सेविंग जो 1.5 लाख रुपए का मिलता है उस पे लगाते हैं। तो उसमें क्या लिमिटेशन फिक्स करती है सरकार? बोलती है 1 दिन में यदि आप अपने बेसिक के 2 गुने से ज्यादा का निवेश करते हैं, 1 दिन में कौन सा निवेश? लंबे समय निवेश, इंट्राडे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 1 दिन में 2 बेसिक से अधिक का, मान लीजिए आपका बेसिक 50,000 रुपए, तो आपने 90,000 रुपए का शेयर किसी एक दिन में खरीदा है एक पर्टिकुलर कंपनी का, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर आपने 1,10,000 रुपए का कोई शेयर खरीदा एक दिन में, तो आपको बनाना है, क्यों? आपका 2 बेसिक पार हो गया है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपने शेयर मार्केट में होल्डिंग के लिए 6 बेसिक से ज्यादा का निवेश किया है, यानी 50,000 बेसिक है, तो 3 लाख से ऊपर का निवेश कितना? साल भर में, एक दिन वाला तो 2 बेसिक हो गया, साल भर में यदि आपने 6 बेसिक से ज्यादा का निवेश किया है, तो आपको सरकार को बताना है। यानी एग्जांपल वाइज समझे तो 3 लाख रुपए से अधिक का आपने अगर निवेश किया है, 50,000 बेसिक का एग्जांपल लेते हैं, तो आपको सरकार को बताना है 6 बेसिक से ज्यादा। हाँ,
और सरकार मतलब आप समझ गए ना, सरकार का डेफिनेशन मैंने शुरू में बताया था, हाँ, आपके लिए उसके हिसाब सरकार से। है जीएम। जी हाँ। जीएम से होता है। लेकिन अगर जीएम चाहे तो अपना पावर डेलीगेट करके डीआरएम को दे सकते हैं, जैसा बोर्ड की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको किसको, आपको तो जस्ट अपने ऑफिसर को बताना है, वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल। आपको कोई भी चिट्ठी देनी है, आप अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को दोगे, तो भैया ट्रैक मेंटेनर अपना चिट्ठी देगा एसएससी पीवे को, उसका वो चिट्ठी कहाँ जाता है वो उसके ऊपर है ना, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके पास जाएगा, फॉरवर्ड होते होते जाता है। अच्छा, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट के संबंध में। कोई भी हम निवेश करते हैं तो उसके लिए रूल है। साथ में लेंडिंग एंड बोरोइंग, ब्याज में पैसे जो चलाते हैं बहुत ट्रेंड है। तो हमको भाई ना तो इलीगल ब्याज में एक तो हम वैसे केंद्रीय कर्मचारी, हम ब्याज में पैसा चलाने का लाइसेंस भी हम नहीं ले सकते भैया, हमको वो कर्मचारी वो करना ही नहीं। हमको ना तो ब्याज में पैसे चलाना है जो आदमी 5%, 10%, 20% में चलाते हैं, ना हमको ऐसे किसी ब्याज में पैसा चलाने वाले से पैसा लेना है, ना तो उधार लेना है ना किसी को उधार देना है, दोनों ही नहीं रखना है अपना रूल नंबर 16। रूल नंबर 70 ये कह रहा है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। मतलब ये होता है कि कुछ लोग होते हैं दिवालियापन और एक होता है आदतन कर्जदारी वाले लोग। देखिए इंसॉल्वेंसी दिवालियापन के बारे में कुछ बताता हूं मैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए किसी रेलवे कर्मचारी ने एक घर खरीदा, 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदा। अब 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदा, उसको सैलरी आ रही, अचानक उसको पनिशमेंट हो गया, पनिशमेंट से उसको डाउनग्रेड करके उसका वेतन इनिशियल में ले आया 1900 जीपी। अब उसकी सैलरी 25,000 30,000 रुपए बन रही है, 1.5 करोड़ रुपए कहां से बढ़ाएगा? गवर्नमेंट को बोल देता है मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है। या किसी भी कारण से मान लो उसने हाईवाई खरीद लिया, ट्रक ही खरीद लिया या कहीं प्रॉपर्टी खरीद लिया, कुछ भी किया, बैंक से वो बोला कि भाई मेरे पास इसको चुकाने के लिए पैसे नहीं है, मेरा दिवाला निकल चुका है, जिसके लिए दिवालियापन वर्ड यूज होता है। ये जानकारी एक तो भाई उसको सबसे पहले रेलवे को देनी चाहिए, देना है। इन केस बैंक से अगर रेलवे को पता चला कि ये बंदा 1.5 करोड़ लिया था और अपना दिवालापन बकायदा उसका एक चिट्ठी देता है वो कि मैं ये पैसे नहीं पटा सकता, तब उसकी एक प्रक्रिया होती है। एक सुनने में था उसका दिवाला निकल गया, अपन जनरली टर्म में बोलते हैं, लेकिन वो एक प्रक्रिया होती है, इंसॉल्वेंसी या दिवालियापन बोलते हैं उसको, है ना। वो जैसे ही वो ये चिट्ठी लिख के देता है, उसको पहले जानकारी हमको रेलवे को देना है। अगर बैंक ने रेलवे को ये बताया कि भाई ये बंदा दिवालिया हो गया है और इसने आवेदन मेरे को दिया है, रेलवे इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेके चला कि तुमने मुझे क्यों पहले नहीं बताया है। भाई रेलवे कर्मचारी का प्रतिष्ठा है, अगर आप एक जनरल टर्म में सोचें तो रेलवे कर्मचारी का रेलवे का एक प्रतिष्ठा है कि भाई उसका कर्मचारी है, तो पहले अपने अधिकारी को नहीं बताएगा यार। तो ये एक तो नहीं बताया, चार्जशीट देगा। उसके साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है, अगर इस इंसॉल्वेंसी दिवालियापन के केस में उसको 1 दिन भी की जेल हो गई तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिसमिस कर सकती है, यानी रिमूव ऑफ सर्विस छोड़ दीजिए, सीधा डिसमिस कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखने और जानने वाली चीज है कि इंसॉल्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में भी पूछ सकता है इसको, और जनरल में भी लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द हो सकते हैं, ये सब तो जानकारी बहुत जरूरी है। वहीं पे हैबिचुअल इंडेप्टनेस, आपके इर्द गिर्द 2-4 लोगों को आपने अपनी इंटायर सर्विस देखा होगा जो किसी से 10,000 मांगते हैं, किसी से 20,000, किसी से 500 रुपए भी मांगते फिरते हैं, किसी से 50,000 मांगते, यानी इस टाइप के लोग रहते हैं। इनका यदि कंप्लेंट होता है तो भाई इनको भी रूल नंबर 17 में चार्जशीट का प्रोविजन है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला। देखिए जितने रूल्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी रूल्स के लोग हम आसपास बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ये तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं जाता। लेकिन अगर रिटर्न में कंप्लेंट जाता है, हालांकि लोगों को ये पता भी नहीं रहता कि इन चीजों पे चार्जशीट समझ रहे, तो ये चीजों पे भी चार्जशीट हो सकता है। तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में 18, ये सबसे रिलेवेंट है, सबको मालूम है इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा जरूर मालूम होता है, पूरा पूरा भले ना मालूम हो, कि मूवेबल यानी
वो जो चल सकती है मतलब कार, बाइक, ये सब चीजें। इमूवेबल मतलब जो नहीं चल सकती हैं, जमीन, प्लॉट, घर। वैल्यूएबल मतलब सोना, हीरा, इस टाइप का जो डायमंड्स या जेम्स, इस टाइप का चांदी, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, है ना? तो ये इसके दायरे में शामिल होते हैं। तो हमको फॉर्म नंबर 18/2, 18/3 वो सब होते हैं, उसमें भर के बकायदा उसमें ये डिटेल होता है कि आपने ये प्रॉपर्टी कहाँ से ली, किससे ली, उससे आपका ऑफिशियल टर्म है कि नहीं है जिससे ले रहे हैं आप, ठीक है, कितने पैसे मिले, उस पैसे की व्यवस्था कहां से आपने की, ये सब उसमें डिटेल होता है, उसको भर के आपको जमा करना पड़ता है। इसमें एक चीज जानने लायक ये है, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि भाई मेरे को इंफॉर्मेशन देना है कि मेरे को परमिशन देना है। तो ये ध्यान में रखिए कि आपको इंफॉर्मेशन देना है एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन बकायदा आपको उसके लिए एनओसी देगा। आप बोलेंगे मैं घर बनवाना चाहता हूँ, 1 महीने के अंदर में आपको वो एनओसी देगा कि हाँ आप घर बनवा सकते हैं। या कभी कभी ऐसा 100 में 1 आध केस में होता है कि आप घर नहीं बनवा सकते हैं, तो भी आपको बोल देगा वो कि आप घर बनवाने का इजाजत नहीं दिया जाता, उसको कुछ कारण देगा जो भी है। अगर उसमें एक क्लॉज ये समझिए कि अगर आपको न तो इस बात का परमिशन मिला 1 तारीख को आपने आवेदन दिया और 1 महीने तक ये भी परमिशन नहीं मिला कि आप बनवा सकते हैं, 1 महीने तक ये भी चिट्ठी मेरे को नहीं मिला कि आप घर नहीं बनवा सकते, तो 1 महीने बाद आप ये मान लीजिएगा या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दे दिया है, डीम्ड परमिशन, यानी आपको मान लेना है कि परमिशन आपको दे दिया। 1 महीना तक इंतजार करने का बाद। हाँ ठीक है, उसके 1 महीने के अंदर दे ही देंगे वो। एक चीज ध्यान रखना है, अब बात आती है तो इंटीमेशन वाली बात का ध्यान रखेंगे, है ना। परमिशन वाली बात कब होगी, जब आप कोई बड़ी गाड़ी या घर या जो भी चीज खरीद रहे हैं वो उस बंदे से खरीद रहे हैं जिसका ऑफिशियल डीलिंग आपसे है। भाई कैसे, जैसे कोई रेलवे की बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है या रेलवे साइड से ही हो रहा है, करोड़ों का काम चल रहा है, उसी ने कहीं एक जगह प्लॉटिंग की है या कहीं रो हाउसेस बेच रहा है। अब आप यहाँ पर भी उस बोर्ड में है जहां पर कोई एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उस बोर्ड में भी आप है, पेमेंट अथॉरिटी, अप्रूवल अथॉरिटी सब आप है, और आप उस जहां उस बंदे ने प्लॉटिंग की है, यहाँ बंदे रो हाउसेस बेच रहा है या अपार्टमेंट में फ्लैट्स बेच रहा है अपना खुद का बना के, वहां आप एक फ्लैट भी खरीद रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको परमिशन लेना है, क्योंकि जब आप परमिशन लेने जाते हैं तो एक पॉइंट होता है उसमें, आप ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इसका जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम भी रहता है, उससे ऑफिशियल डीलिंग है कि नहीं उससे क्लॉज रहता है। तो अगर उसमें आपने यस भरा तो आपको फिर वो परमिशन चाहिए, फिर वो इंटीमेशन नहीं चलेगा। आपने फलाना बिल्डर से, ये बिल्डर से घर खरीदना है बोले कोई इशू नहीं, आप ले लीजिए उससे, लेकिन ऑफिशियल डीलिंग वाला मुद्दा है, वहां पे इंटीमेशन नहीं चलेगा, वहां परमिशन चाहिए होगा। उसमें फिर एक ये बोल रहा है कि 18A है, a restriction is related to acquisition or disposal of available property outside। हमको यदि विदेश में बाहर जमीन खरीदना है या बेचना है तो गवर्नमेंट से हमको परमिशन चाहिए होगा। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे रेलवे से हमारा ऑर्गेनाइजेशन से कोई एक डेलीगेशन गया, यहाँ से प्रतिनिधि मंडल हमारा रेलवे से कोई जा रहा है, ठीक है। अभी अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो इमरान खान, अगर आपने 15 दिन पहले एक न्यूज सुना होगा कि इमरान खान के ऊपर एक केस चला था कि वो जब प्रतिनिधि मंडल लेके दूसरे विदेश गए थे तो उनको 170 करोड़ रुपए का गिफ्ट मिला, अंगूठी, बहुत सारी महंगी चीजें मिली, जिसके बदले में उसने गवर्नमेंट के पास में सिर्फ 17 करोड़ जमा कराया, 17 या 20 करोड़ या व्हाटएवर जो अमाउंट है उसका बहुत ही कम मात्रा में पैसे जमा कराए। तो वो तो मैं पाकिस्तान का देख रहा था, इंडिया का क्या, हमारे यहाँ का जो रेलवे में जो रूल है उसको बता रहा हूँ आपको। यदि प्रतिनिधि मंडल इंडिया का यदि कोई जाता है, रेलवे से ही कोई जाता है विदेश, वहां मान लीजिए उसको 20,000 रुपए की, है ना, 20,000 रुपए की कोई चीज दी गई, एक चीज 20,000 रुपए का कोई एक सामान गिफ्ट दिया, तो जब वो प्रतिनिधि मंडल रेलवे का इंडिया वापस आएगा तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेजरी में उस गिफ्ट को जमा कराएगा। उस ट्रेजरी में जब गिफ्ट जमा कराएगा तो वहां पे उसका इवेल्युएशन करेंगे तो बोलेगा 20,000 का है,
तो 7,000 रुपए छोड़ के बचा 13,000 रुपया वो अधिकारी प्रतिनिधि मंडल का है वो गवर्नमेंट में जमा करेगा, फिर उसको वो गिफ्ट लेने का परमिशन है। नंबर 2, यदि उसको एक से अधिक मान लीजिए 3 गिफ्ट मिले, तो एक गिफ्ट को वो जो 7,000 के अलावा बचा, मान लो एक गिफ्ट 15,000 का था, दूसरा 20 का, तीसरा 25,000 का, उसको मान लो 25,000 वाला, उसमें से तीनों में से एक ही गिफ्ट उसको रखने का परमिशन है, बाकी बचे गिफ्ट जो है वो गवर्नमेंट रिजर्व में चला जाएगा। अगर मान लो वो बोलता है कि 15, 20 और 25 में से 25,000 वाला गिफ्ट मेरे को चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलेगी 7,000 रुपए छोड़ के बाकी 18,000 रुपए आपको जमा करने हैं। वो जमा करने के बाद गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा जमा करेगा और उसको तोशखाना बोलते हैं हिंदी में, जो इसमें वर्ड यूज किया है, जमा करेगा 18,000, फिर वो 25,000 वाला गिफ्ट को रख सकता है। बाकी दोनों जो बचे गिफ्ट है 15,000 और 20,000 वाले, तो वो वही वाला तोशखाना, ट्रेजरर, वही वाला तो केस है उसका। हाँ, तोशखाना केस, तोशखाना है ना, क्या हो गया? वो इमरान खान को पूरी तोशखाना ही रख देते है ना, ठीक है। सर लेके अगर अपना दिया नहीं उसको अपने हाँ, government को। आपको वहां का भी कुछ रूल होगा ना, जिसमें हाँ, यहाँ सही का बात है। 7,000 डिफरेंस पे कर सकते हैं, वैसे ही वहां पर भी कुछ रूल होंगे 50% का या जो भी है। तो 170 करोड़ आसपास कीमत का था, उसने 15-17 करोड़ ही चुका है बस इस टाइम का था। वही केस चल रहा था तोशखाना वाला। 19वां नंबर है विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट। देखिए रेलवे में कभी कभी क्या होता है कि आपको बोल दिया जाता है कि आप सत्यनिष्ठ नहीं है, ईमानदार नहीं है, आप अपने कार्य में ये ईमानदारी नहीं बरता, इसमें आपको चार्जशीट दिया जाता है। अब आपके ईगो को लग गया, मेरे को रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने यार बेईमान बोल दिया, ईमानदार नहीं है बोल दिया, मतलब बेईमान बोल दिया, बेईमान है मेरे को बोल दिया, आपको आपने मानहानि का दावा ठोक दिया सीधा कोर्ट में, हाई कोर्ट में सीधा मानहानि का दावा ठोक दिया। ये गलत है। रेलवे ये कहता है कि आपको यदि ऐसा लग रहा है कि आपका अपमान हुआ है, तो आप अपने हायर अथॉरिटी से भी उस बात को रख सकते हो, ठीक है। और यदि आपको मन ही बना लिए हो आपकी मेरे को हाई कोर्ट में करना है, आप एक आवेदन दीजिए कि मैं मेरा जो अपमान हुआ है उसके लिए मैं मानहानि दावा ठोकना चाहता हूँ या केस करना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन 90 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देगा। क्या जवाब देगा? ठीक है, आपको अलाउ किया जाता है या अलाउ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है, या और कोई तीसरा रिप्लाई दे सकता है। 90 दिन के अंदर में आपको उसका जवाब मिल जाना चाहिए। अगर 90 दिन या 3 महीने में आपको जवाब नहीं मिला तो अब 91 दिन जो है वो मान लोगे आपकी मेरे को ये अलाउ कर दिया, राइट, उसके जैसा है ना। बी कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेलवे एम्प्लॉय है, किसी दूसरे स्टेट से आया हुआ है, ठीक है, उड़ीसा से मान लीजिए, बंगाल से मान लीजिए, बड़े कहीं से। अब यहाँ पे आता है, 2 साल नौकरी करता है, उसके बाद एक वहां के विधायक का चिट्ठी आता है डीआरएम के पास कि भाई ये फलाना जो रेलवे एम्प्लॉय, ये इकलौता बच्चा है, इसके माँ बाप दोनों बीमार रहते हैं, कृपया इसका ट्रांसफर जो है इसके डिवीजन में कर दिया जाए, इसके घर के पास वाले डिवीजन में कर दिया जाए। अगर ऐसा कोई आवेदन आता है तो उसके लिए सबसे पहली कार्रवाई ये होती है रेलवे सर्विस कंडक्टर 20 में उसके ब्रांच ऑफिस से। जैसे आवेदन किसके पास आएगा? फाइनली ये आवेदन आएगा पर्सनल डिपार्टमेंट आता है, ट्रांसफर होगा पर्सनल डिपार्टमेंट। मान लीजिए किसी स्टेशन मास्टर ने ये आया है, किससे? एमपी, एमएलए, विधायक, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, कहीं से भी आता है, पीएमओ, बहुत जगह से आता है, प्रैक्टिकली आता है। तो सबसे पहले पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करता है? मतलब वो भेजेगा कॉन्फिडेंशियल सेल में, कहा जहाँ डीएनडी होता है, और वहां से एक चिट्ठी जाएगी। अगर स्टेशन मास्टर है कोई बंदा, उसके बारे में रहता है, सीनियर डीएम को, उसको ये लिखा जाता है कि इसने रेलवे सर्विस कंडक्ट 1966 का रूल नंबर 20 को वायलेट किया है, इसको चार्जशीट दिया है। क्यों? क्योंकि इसने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का यूज किया है। भाई आपको ट्रांसफर जाना है, रेलवे का सिस्टम है, एक प्रॉपर चैनल है, सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करना है आपको, उसके हिसाब से। आप आउट ऑफ द ट्रैक कैसे जा सकते हैं? आप बाईपास नहीं कर सकते उसको। तो ये कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल या अदर इन्फ्लुएंस है, ये इसी का है कि हमको बाहरी सोर्स का अधिकारियों पे दबाव डालने का आपको प्रयास नहीं करना है। 21वां नंबर है रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज।
मैरिज के संबंध में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि 18 साल 21 साल तो हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा एक शादी से अधिक शादी आप नहीं कर सकते हैं। एक दूसरा, यदि कोई किसी की वाइफ बीमार है या कुछ और, जो हमारा रेलवे बोल रहा हूँ, जो मैरिज का लॉ है, शादी से संबंधित जो कानून बने हुए हैं, उस कानून में एक दो एक्सेप्शनल कंडीशन में ये बोला जाता है कि वो दूसरा विवाह कर सकता है। तो अगर वो एक्सेप्शनल कंडीशन का तरजीह भी देता है या रीजन दे के दूसरा शादी करना चाहता है, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कि हाँ तेरा चिट्ठी है हाँ मैं दे दिया, रेलवे उसमें इंक्वायरी कराएगी। उसके बाद में अगर रेलवे को उचित लगता है तो वो परमिशन देगी, नहीं तो नहीं दे सकता है, नहीं देगा। साथ ही साथ किसी अगर विशेष धर्म में एक से अधिक शादी का प्रोविजन है और वो बोलता है कि चूंकि मेरे धर्म में एक शादी के अलावा दूसरी शादी का भी परमिशन है, मुझे इजाजत दिया जाए, तो भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उस पर इंक्वायरी कराएगी, जेन्युइननेस वेरीफाई करेगी कि क्या इसको दूसरी शादी की जरूरत है या क्यों जरूरत पड़ गई, या उसकी वाइफ ने अगर कंसेंट लिख के दे दिया है कि हाँ भाई मैं बीमार रहती हूँ या और भी कुछ कंडीशन एक्सेट्रा, इनको परमिशन दे दिया जाए। किसी विशेष धर्म के अगर व्यक्ति की बात कर रहे हैं अपन, तो भी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उस कंडीशन में भी जाके फिजिकली वेरीफाई कराएंगे और पूरी तरीके से ये जब लगने लगेगा कि हाँ ये केस जेन्युइन है, उसके बाद में ही परमिशन दिया जाएगा। अदरवाइज कोई अपना लीगल राइट मान नहीं सकता कि मेरे को दूसरी शादी भी करना है। और अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसमें 10,000 रुपये जुर्माना और कितने साल की जेल का प्रोविजन है। एक चीज ये नहीं हो सकता है। साथ ही साथ फॉरेन की किसी भी महिला या से भी अगर आप शादी करते हैं, एक तो कर नहीं सकते, और करते हैं अगर तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा उसमें। 22वां है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स। ये है कि आप रेलवे प्रेमाइसिस में या फिर कहीं भी पब्लिकली या ड्यूटी के दौरान इस प्रकार का शराब का नहीं सेवन कर सकते, और न ही आप किसी प्रकार का ड्रग ले सकते। ड्रग में दोनों टाइप का होता है, एक ड्रग्स वो होता है LSD और बहुत टाइप के नाम जो सुनते वो ड्रग्स है, लेकिन दूसरा ऐसी भी दवाइयां आप नहीं ले सकते जिससे नशा होता है, जो दवाइयां मेडिसिन के इसमें आता है वो भी आपको नहीं लेना। और विशेषकर जो है वो अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्रग लेना है तो बकायदा भाई आपको ध्यान में रखना है कि आपके कार्य को वो प्रभावित ना करे। विशेषकर जो रनिंग स्टाफ है उनके लिए तो एक अलग से रेस्ट्रिक्शन नहीं है 8 घंटे वाला, कि ड्यूटी चालू होने के 8 घंटे पहले तक तो आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आप इसको इवन आप कोई भी रेलवे एम्प्लॉय पब्लिक प्लेस में भी ड्रिंक नहीं कर सकता, ये चीज उसके लिए रेस्ट्रिक्शन है। इसमें एक 22A में भी एक रूल दिया हुआ है, उसमें सिंपल रूल ये है कि 14 साल से छोटा बच्चा कोई भी आपके यहाँ काम नहीं करना चाहिए आपके यहाँ। तो रूल नंबर 22 में ये लिखा हुआ है। बाकी ये है बाकी रूल जो है वो कंडक्ट रूल लगभग जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन वाला है वो 22 में खत्म हो जाता है। 23वां इंटरप्रिटेशन पावर इज रिजर्व टू द प्रेसिडेंट्स, है ना। इंटरप्रिटेशन का पूरा पावर जो है वो माननीय राष्ट्रपति के पास में संरक्षित होता है ना। 24वां नंबर है डेलीगेशन ऑफ पावर जो है कैन बी डन बाय गवर्नमेंट टू एनी ऑफिसर्स और अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, यानी वो किसी को भी अपना पावर डेलीगेट कर सकता है, नीचे के लिए डेलीगेट कर सकता है। 25वां में रीअपील एंड सेविंग्स है, और 26वां जो है ऑब्लिगेशन टू अबाइड बाय ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन। इसमें सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो भाई ये हमारा सर्विस कंडक्ट रूल हमारा पूरा खत्म होता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, चाय ले जाए चले।